अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सूरज गुरूब और नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सूरज तुलू हो गया है। अब देखना होगा कि शख्सियात की इस तब्दीली के बाद मुल्क हर्फ व हर्फ आइन के रास्ते पर चलेगा या जुडिशल एक्टिविज्म के नए दौर में दाखिल होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज ऐवान सदर में पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है और आज की इस तकरीब में जो मनाजिर और ऑप्टिक्स देखे गए उन्हें बहुत मायनी खेज समझा जा रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की हल्फ बर्दारी के वक्त उनकी अहलिया सरीना ईसा चीफ जस्टिस के शाना बशाना खड़ी थी, जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में सख्त अदालती स्क्रूटनी और मीडिया ट्रायल का सामना किया। वो इस रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ अदालत में भी पेश होती रही। और दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उन्हीं सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया जिन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दबाव और साबिक वजीर आजम इमरान खान के कहने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। आज की तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ समेत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI जनरल नदीम अंजुम और सुप्रीम कोर्ट के हाजिर और साबिक चीफ जस्टिस भी शरीक थे। और अहम बात यह है कि ओहदे का हल्फ उठाने के फौरी बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कुछ अहम फैसले किए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करने के लिए 15 जजेस का फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है, जो कल इस मुकदमे की समाअत करेगा। और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की लाइव कवरेज का भी इम्कान है, जिसके लिए वजारत इत्तेलात को इंतजाम करने की हिदायत दे दी गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से मुतल्लिक क्या फैसला करता है, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 13 अप्रैल को स्टे ऑर्डर जारी किया था और उसके बाद से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किसी भी बेंच में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आते ही सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार भी तब्दील कर दिया है और जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो पाकिस्तान की पहली खातून सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार होंगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने तक का सफर कई आजमाइशों से गुजरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उन पर असासे जाहिर न करने का इल्जाम लगाकर उन पर रेफरेंस दायर किया था। उस वक्त रियासत उनके खिलाफ खड़ी नजर आती थी, लेकिन उन्होंने मुश्किल लड़ाई में कामयाबी हासिल करके खुद को बेगुनाह साबित किया और अब वो मुल्क के बड़े ओहदे पर बराजमान है और इनके अक्सर मुखालिफ माजी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगले 13 माह कई नए चैलेंजेस का सामना होगा। ये देखना होगा कि वो अदलिया के अंदर पैदा होने वाली तकसीम को कैसे ख़त्म करेंगे और अदलिया की मजरू साख को दोबारा कैसे बहाल करेंगे। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिस पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसको बड़ा मायनी खेज कहा जा रहा है, क्योंकि काजी फाइज ईसा के साथ उनकी अहलिया सरीना ईसा साहिबा भी मौजूद थी और हल्फ लेने वाले वही सदर पाकिस्तान है जिन्होंने उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा था। आप कैसा देखते हैं आज की जो हल्फ बर्दारी तकरीब थी और आगे क्या क्या चैलेंजेस अब काजी फाइज ईसा साहब के सामने हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, लोग बड़े मायूस हैं और बेयकीनी की काफ़ी एक सूरत हाल नज़र आती है। तो इस सूरत हाल में आज एक ऐसे जज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे हलफ उठाया है जिसके खिलाफ आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान के जो 4-5 ताकतवर तरीन लोग थे, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, DGISI और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन सब ने मिलकर उनके खिलाफ एक साजिश की, उनके खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया और इब्तिदा में इनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्हें फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखने की वजह से इबरत की मिसाल बना दिया जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि एक आम तासुर यह है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। यकीनन रूल ऑफ लॉ के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने और उनकी जो बेगम साहिबा हैं उन्होंने तनहा खुद मुकाबला किया, यानी कि खुद अपने आप को डिफेंड किया उन्होंने। और फिर जब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का जो बेंच था, 10 मेंबर का बेंच था, तो उस बेंच के सामने भी काजी साहब और उनकी बेगम साहिबा जो है वो अपने आप को खुद ही डिफेंड कर रहे थे। और मुझे आज तक याद है, मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब काजी फाइज ईसा साहब ने ये फरियाद की थी कि मेरा घर का टेलीफोन टेप होता है और मेरे टेलीफोन टेप करवाने बंद करवाए जाएं। और उस वक्त ये तमाम जजेस जो हैं, ये जो आजकल बड़े बड़े आइन और कानून की बालादस्ती के लंबरदार हैं, ये सारे खामोश रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में वो सदर जिसने काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया, आज उसी सदर ने काजी फाइज ईसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाया। तो ये एक अंधेरे में एक
एक उम्मीद की एक किरण है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि काजी फायज ईसा साहब के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। उनके साथ जो लोग मुश्किल वक्त में खड़े रहे, वो ये नहीं समझते, उनको ये तवक्को नहीं है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं, जिन्होंने रेफरेंस फाइल किया था, अब उन्हें इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश करेंगे। बल्कि उनसे तवक्को ये है कि वो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। और इस वक्त जो पाकिस्तान के आइन को जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। तो इसमें जो काजी फायज ईसा साहब का किरदार होगा वो बड़ा अहम होगा। फिर इसके अलावा हम जानते हैं कि फौजी अदालतों के बारे में उन्होंने जो 2015 में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, उसमें उनका डिसेंटिंग नोट था। जी। तो अब फौजी अदालतों के बारे में जो काजी साहब हैं, उनका क्या मौक़िफ़ होगा? बहुत से ऐसे केसेस हैं, मिसिंग पर्सन्स के केस हैं, जिसमें काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्हें कहा कि आप इसमें कानून जो है उसकी खिलाफ वर्जी ना करें। तो अब बहुत से लोग पाकिस्तान में लापता हैं, उनमें 2 सहाफ़ी भी हैं। मुदस्सर नारो, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, 2018 से गायब हैं। इमरान रियाज, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, वो पिछले 3-4 महीने से गायब हैं। देखते हैं कि काजी फायज ईसा साहब उनको बाजियाब कराने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना है काजी फायज ईसा साहब ने। तो अगर वो इस वक्त हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है, तो उन्हें चाहिए कि अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करें। अगर वो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होंगे तो अवाम भी उनके साथ खड़े होंगे। ये आपने दुरुस्त कहा, एक बहुत ही मुश्किल टाइम था और एक मिसाली और एक मुश्किल लड़ाई उन्होंने लड़ी, क्योंकि उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि पूरी रियासत उनके साथ खड़ी हुई है, उनके खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन वो लड़ाई जीते और आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं और हल्फ उन्होंने ही लिया है उनका, जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था। लेकिन शुरुआत भी अच्छी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से एक अरसे से बात हो रही थी कि एक्ट बन चुका है, लेकिन जस्टिस उमर बंदियाल साहब समेत 8 जजेस ने उस पर स्टे ऑर्डर दिया था। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उन्होंने कल ही जो है वो लगा दिया है समाअत के लिए और फुल कोड बना दिया है। आपने सुना होगा हामिद साहब, जितने भी अहम केसेस गए हैं उसके हवाले से ये बात हो रही थी कि फुल कोड बना रहे ताकि मामला कंट्रोवर्शियल ना हो, ये ना तासुर जाए कि मनपसंद जजेस का ही बेंच है। तो शुरुआत भी एक पॉजिटिव नोट पर हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, ये इसलिए ज़्यादा अहम था कि इस बिल की वजह से जो काजी फायज ईसा साहब जो हैं, वो बहुत से जो बेंच बने उसमें उनका नाम डाला गया, लेकिन वो उन्होंने रिक्यूज़ किया, वो उनमें नहीं बैठे, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट ने पास किया है और इस जो 8 मेंबर बेंच था, उसने उसको सस्पेंड कर दिया था पार्लियामेंट के बनाए हुए बिल को। तो काजी फायज ईसा साहब का ख्याल था कि फुल बेंच बनना चाहिए। तो अब उन्होंने फुल बेंच बना दिया है और जब इस केस का फैसला हो जाएगा, जब ये केस डिसाइड हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जो बाकी चैलेंजेस हैं जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया, फिर काजी फायज ईसा साहब उस तरफ जाएंगे। और मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इस वक्त एक पोलिटिकली पोलराइज्ड जो एक एटमॉस्फेयर है, इसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज ने उनसे अपनी अपनी पसंद की तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं। लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी एक पार्टी के मुफादात की तकमील करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होंगे। और मुझे लगता है कि ये तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने उनके साथ उम्मीदें लगाई हुई हैं, ये उन सब को मायूस करेंगे, क्योंकि रवायत उनकी ये है, जब से वो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बने, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आए, उनकी रवायत ये है कि हर सिटिंग गवर्नमेंट उनके खिलाफ होती है। 2011 में 12 में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो गवर्नमेंट थी, वो उनसे नाराज़ थी मेमो गेट इंक्वायरी कमीशन की वजह से। फिर जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उनके जो वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान साहब, उन्होंने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर इमरान खान की हुकूमत जो है वो फैज़ाबाद धरना केस की वजह से इनके खिलाफ हो गई। तो हर हुकूमत इनके खिलाफ होती है। और मुझे लगता है कि जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, या जो आने वाली कोई भी हुकूमत होगी, वो अगर काजी साहब से ये तवक्को रखते हैं कि वो इनको खुश करने की कोशिश करेंगे या वो उमर अताब बंदियाल बनने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हामिद साहब, अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट की तारीख देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिसाइज हुई है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो सियासी मामलात में इंटरफेरेंस भी उन्होंने की है। और बिलखसूस पिछले 6 साल में कहा गया है कि हैंड इन हैंड थी एस्टैब्लिशमेंट भी और आपकी जुडिशरी भी, जिस वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल फैसले उन्होंने दिए। आपको लगता है कि अब वो जो पीरियड था वो अब खत्म हो गया है, उस पर एक फुल स्टॉप लग गया है और अब ये जो सियासी इंटरफेरेंस वाला मामला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो नहीं देखने में आएगा? देखिए, काजी फायज ईसा साहब जो हैं, वो एक इंडिविजुअल की हैसियत में तो कोई फैसला कौन किरदार अदा नहीं करेंगे, जब तक कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो 15 जजेस हैं वो उनके साथ मिल के कोई डिसाइसिव रोल प्ले नहीं करते। अभी 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं, तो टोटल 17 जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। अभी 2 जजेस जो हैं वो उनको लेके आने हैं।
तो इसके बाद जो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की भी सियासत में मुदाखलत बंद होनी चाहिए, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो काजी फायज ईसा साहब ने ऑथर किया था फैजाबाद धरना केस में, उस फैसले में ये कहा गया कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको भी सियासत में मुदाखलत बंद करनी चाहिए। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने सियासत में मुदाखलत बंद नहीं करनी, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी सियासत में मुदाखलत बंद करनी है। और जो काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था, वो इसलिए फाइल किया गया था कि काजी साहब ने ये कहा था कि मुसल्लह अफवाज के कुछ हाजिर सर्विस अफसरान ने सियासत में मुदाखलत करके अपने हल्फ की खिलाफवर्जी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस कार्रवाई को रोकने के लिए इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था। तो काजी साहब के सामने जो बहुत से चैलेंजेस हैं, उनमें से एक चैलेंज ये भी है कि इन्होंने फैजाबाद धरना केस में अपनी जो जजमेंट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। जिन अफसरान के खिलाफ इन्होंने इंक्वायरी की सिफारिश की थी, वो अब रिटायर हो चुके हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई अब इतनी मुश्किल नहीं है। और सबसे अहम बात कि फैजाबाद धरना केस में इन्होंने असगर खान केस का भी जिक्र किया हुआ है कि असगर खान केस पे भी के हवाले से भी इन्होंने कहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको सियासत में मुदाखलत बंद करनी चाहिए। तो असगर खान केस में भी में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस लिहाज से बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सियासत में मुदाखलत बंद होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जिनका फैजाबाद धरना केस के फैसले में नाम लिख कर कहा गया है कि इनकी मुदाखलत बंद होनी चाहिए। मीर साहब, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ की क्या तवक्कुआत होनी चाहिए? क्योंकि जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं उमर बंदियाल साहब, उनके हवाले से कहा गया कि वो बड़े फेवर्स कर रहे थे तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, अब वो चले गए हैं। काजी फाइज ईसा साहब आए जिनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया। तो क्या कोई जो खास कहा जा रहा था फेवर्स मिल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, या आपको लगता है कि मुश्किलात का सामना होगा, या फिर आपको लगता है कि आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले होंगे, ना कोई खास फेवर्स होंगे, ना कोई खास मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उनको? देखिए, माजी में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक बेबुनियाद किस्म का रेफरेंस फाइल किया गया था, तो उस वक्त जब हम ये कहते थे कि काजी फायज ईसा साहब के साथ ज्यादती की जा रही है, तो जो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत के वुज़रा होते थे, वो कहते थे वो जो हुदैबिया पेपर मिल में जो फैसला दिया काजी फायज ईसा ने, उससे नवाज शरीफ और उनके खानदान को बड़ा फायदा हुआ है। तो ये तो बड़े मुतासब जज हैं। जब मैं उनसे कहता था कि जस्टिस ख्वाजा शरीफ के खिलाफ जो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी काजी फायज ईसा साहब ने, उसमें उन्होंने जिन लोगों के बारे में रिमार्क्स दिए कि ये लोग जो हैं ये बड़े इनकम्पिटेंट हैं और फ्रॉड हैं, तो वो तो सारे बहुत करीब हैं शरीफ फैमिली के, तो आपका क्या ख्याल है? तो उनके पास जवाब नहीं होता था। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो काजी फायज ईसा साहब की उसने बाकायदा एक करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन शुरू की थी। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से दोबारा जो है तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है जी कि वो बड़े बासूल जज हैं, अच्छी बात है, उनको अब उनमें असूल नजर आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो 2-3 इश्यूज हैं उस पे काजी फायज ईसा साहब को वो स्टैंड लेना है जो आइन के मुताबिक है, और ये नहीं देखना कि इससे फायदा तहरीक इंसाफ को होगा या नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। मिसाल के तौर पे 90 दिन में जो इलेक्शन का मामला है जी, और इसी तरह मिसाल के तौर पे ये जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे जो ये बना है फुल बेंच बन गया है, ये वाला मामला है। और फिर जो फौजी अदालतों का मामला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फौजी अदालतों के मामले पे जो तहरीक इंसाफ की पोजीशन है वो वही पोजीशन है जो काजी फायज ईसा साहब की 2015 में थी। उस वक्त तो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही थी फौजी अदालतों को। जब तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में फौजी अदालतें बनती रहीं और सिविलियंस का वहां पे ट्रायल होता रहा, उनको सजाएं दी जाती रहीं, जिसकी एक बड़ी मिसाल अदरीस खटक साहब हैं। तो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इन चीज़ों की हमायत नहीं करते थे। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त जो स्टैंड है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। असल स्टैंड वो है जो पाकिस्तान के आइन ने जो स्टैंड जो है वज़ा किया हुआ है, जो आइन में लिखा गया है, उस पे अमल दरामद करवाना है। तो तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, ये वक्त और हालात के मुताबिक इनका जो मौक़िफ़ है वो चेंज हो जाता है। काजी फायज ईसा साहब को साबित करना है कि वो सियासतदान नहीं है, वो उमर अताब बंदियाल नहीं है। वक्त के साथ साथ उनका स्टांस चेंज नहीं होता। तो इसलिए हम देखते हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो 90 दिन में इलेक्शन के मामले पे, फौजी अदालतों के मामले पे, मिसिंग पर्सनस के मामले पे वो स्टैंड लेते हैं जो पहले उनका था या नहीं था। सही। मीर साहब, एक और सियासी डेवलपमेंट भी हुई है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब ने कल लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की और नून लीग ज्वाइन कर ली। अब इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बने थे और पीटीआई से मुनरफ हुए थे, उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीदवार हूं कि नून लीग का टिकट मुझे मिल जाए, और इसीलिए वो एक फ्रेंडली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर भी सामने आए। अब उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, कोई ना कोई उनको सियासी प्लेटफॉर्म चाहिए।
लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि नून लीग जो एक बड़ी सियासी जमात है, खासतौर पर पंजाब में, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो राजा रियाज साहब को अपने साथ पार्टी में शामिल कर रहे हैं? वो राजा रियाज साहब जो पिछले 10-15 साल से नवाज शरीफ को मुल्क का सबसे बड़ा चोर समझते हैं, जो मुल्क में बर्बादी हुई है उसका जिम्मेदार वो नवाज शरीफ साहब को समझते हैं। तो नवाज शरीफ साहब की नून लीग की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्होंने राजा रियाज साहब को शामिल कर लिया है पार्टी में? देखें, मुस्लिम लीग नून में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो माजी में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बारे में बहुत ही काबिल एतराज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। इसी तरह तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो माजी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चोर और लुटेरा कहते थे। खुद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो परवेज़ लाई को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, अब उन्होंने उनको तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया। तो ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है, ये पीपल्स पार्टी में भी हैं ऐसे लोग तहरीक इंसाफ में भी हैं जिन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज किया है। और जो मुस्लिम लीग नून है उसमें तो आप देख लें कि जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो क्या कुछ कहते रहे हैं शरीफ फैमिली की ख़वातीन के बारे में। इनकी एक और ऑफिस बेरर है उज़मा बुखारी साहबा, वो नवाज शरीफ सब ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमें ऐसा लगता है हर कुछ अरसे बाद कि ये सियासी जमातें शायद माजी से सबक सीख चुकी हैं। और अभी कुछ अरसे पहले जब नून लीग का ये पोजीशन थी वोट को इज्जत दो, तो उस वक्त मरियम नवाज साहबा कहती थी कि अब हमने ये लोटों की सियासत खत्म कर दी है, इन लोटों की जगह सिर्फ बाथरूम में होगी। तो हम तो ये समझते हैं कि शायद अब पुराने जो गलतियां उनसे सीख के आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर वही गलतियां दोबारा दोहराना शुरू हो जाती है। इसकी वजह समझ नहीं आती। देखिए, गलतियां वो इसलिए दोहराते हैं कि उनकी कुछ सियासी मजबूरियां होती हैं ना। अब आपने सवाल किया तो मुझे अब कहना पड़ेगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून वही किरदार अदा कर रही है जो 2018 में तहरीक इंसाफ का था। उस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो ताकतवर लोगों का टूल बनी हुई थी, उनके हाथ में इस्तेमाल हो रही थी। उसके बाद फिर पिछले साल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बहुत सी दीगर जमातें जो हैं वो ताकतवर लोगों के हाथ में टूल बन गई। और अब आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है वो 2018 की तहरीक इंसाफ बन गई है। जिस तरह लोगों को घेर घेर के लाया जा रहा था तहरीक इंसाफ में, इसी तरह अब लोगों को घेर घेर के मुस्लिम लीग नून में लाया जा रहा है। आप देखें ना, राजा रियाज साहब जो हैं, मैं तो उनको बहुत पुराना जानता हूं, तो उनको जो लोग तहरीक इंसाफ में लेके आए थे, फिर उन्हीं लोगों ने कहा तहरीक इंसाफ छोड़ दो, अब वही लोग जो हैं वो उनको मुस्लिम लीग नून में ले गए हैं। तो राजा रियाज साहब की तो एक ही पार्टी है ना, क्योंकि पहले वो पीपल्स पार्टी में थे, किसी के कहने पे गए पीपल्स पार्टी में, फिर वो तहरीक इंसाफ में थे, किसी के कहने पे गए तहरीक इंसाफ में, अब वो मुस्लिम लीग नून में आ गए हैं, किसी के कहने पे गए हैं मुस्लिम लीग नून में। तो उन्होंने पार्टी नहीं बदली, अपनी ओरिजिनल पार्टी से मुखलिस है वो। इन्होंने अपना असूल छोड़ दिया ना। देखे ना, जो मुस्लिम लीग नून का नारा क्या था, वोट को इज्जत दो, तो क्या राजा रियाज को मुस्लिम लीग नून में शामिल करके इन्होंने वोट को इज्जत दी है? उन्होंने तो वोटर जो है अपना उसकी तौहीन कर दी है। तो लेकिन ये मानेंगे नहीं। और अब आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अब जो मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया सेल है वो शायद आपको तो कुछ नहीं कहेगा, मेरी ऐसी की तैसी फिरेगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चले, आपने एक अहम बात कर दी कि एटलीस्ट जो ओरिजिनल पार्टी है राजा रियाज साहब की, उनसे वो मुखलिस हैं, जहां वो कहते हैं वहीं चले जाते हैं उनके कहने। मैं समझता हूं कि राजा रियाज साहब ने कोई वफादारी तब्दील नहीं की। राजा रियाज साहब ने किसी को धोखा नहीं दिया। अगर धोखा दिया है तो उस पार्टी ने दिया है जिस पार्टी में अब वो शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत भी होनी है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़। कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चीफ जस्टिस 29वें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज हल्फ ले लिया है और एज एक्सपेक्टेड जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसके हवाले से उन्होंने कल समाअत भी मुकर्रर कर ली है, जो कि फुल कोर्ट सुनेगा। और आपने ये खबर भी दी थी कि उसकी लाइव कवरेज होगी। इस हवाले से भी बताइएगा, और क्या सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो स्टे है इस एक्ट के हवाले से उस पर कल बहस होनी है, या इस एक्ट की जो मेरिट्स हैं कि क्या ये आइन के वायलेशन में है या नहीं, उस पर भी फैसला आना है? जो कानून है या हम देखते हैं कि मुकदमात के अंदर सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आया ये जो दरख्वास्तें आई हैं ये काबिल समाअत हैं भी या नहीं हैं। तो पहला जो मरहला होगा वो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो इस बात पर फैसला करेगा कि आया ये काबिल दरख्वास्त समातें हैं भी या नहीं हैं। और अगर इसमें ये कहा जाता है कि ये काबिल समात हैं और तो ज़ाहिर है उसके बाद प्रोसीडिंग जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगी। और अगर ये होता है कि काबिल समात नहीं है तो डेफिनेटली ये दरख्वास्तें मुस्तरद होंगी। तो मुस्तरद होंगी तो फिर उसमें वो क्यों मुस्तरद होंगी, उसकी सारी वजूहात जो हैं वो फुल कोर्ट देगी। और उसमें मुतफ़िका तौर पर फ़ैसला आता है या कि इख्तलाफी फ़ैसला होगा,
ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके फ्यूचर ऑप्टिक्स जो हैं वो बहुत अहम होंगे इस कल की जो प्रोसीडिंग हो रही है उसके हवाले से। तो जहाँ तक स्टे का है, उस हवाले से जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो है वो मेरा ख्याल है कि क्योंकि किसी कानून को स्टे नहीं किया जा सकता, तो स्टे का मामला जो है वो भी इसके साथ ही साथ जो है वो शायद कल जो है वो तय हो जाएगा। तो जहाँ तक दूसरी बात आपने की कि ये मुकदमा जो है वो अगर मेंटेनेबल होता है तो फिर ये आगे चलेगा, और फिर उसके बाद स्टे की क्या हैसियत होती है, स्टे रहता है या नहीं रहता है, ये दोनों सूरतों के अंदर कल सूरत हाल जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ जाएगी। और क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जितने भी हालिया सालों में केसेस हुए हैं उसमें नंबर गेम के हवाले से आप लोग बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते रहे हैं कि बेंच में कितने लोग हैं, और अक्सर तो ऐसा भी हुआ है कि बेंच बनते साथ ही आप लोग बता देते थे कि फैसला क्या एक्सपेक्टेड है। इसमें कितनी तब्दीली आएगी, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे स्टे ऑर्डर दिया था वो 8 मेंबर बेंच का फैसला था। बंदियाल साहब वो जा चुके हैं, तो यानी कि 7 जजेस उसमें से भी मौजूद हैं, लेकिन फुल कोर्ट इस वक्त 15 जजेस का है। तो क्या वो 7 जजेस अपनी पोजीशन पर कायम रहेंगे, या अब आपके ख्याल में जो चीफ जस्टिस की तब्दीली हुई है उसके बाद ये नंबर गेम यकसर बदल जाएगा? देखिए, यही जो है वो इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहली बात तो ये है कि इस बात पर देखा जाएगा, परखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो शायद अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी नहीं किया था और स्टे जो है वो ग्रांट कर दिया गया था। तो ये जो मामला है इस हवाले से जो हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं मुख्तलिफ के भी कानून का जो ऑपरेशन है वो उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का तो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। वो तो ये कहते रहे हैं कि जो जज है वो अपने ज़ाब्ता ख़ालिक़ का पाबंद होता है, और उसमें आइन और कानून, तो जब से वो कानून बना है उसके बाद से वो बैठे भी नहीं हैं उनका, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का, क्योंकि ये कानून जो था वो 3 सीनियर जजेस के ऊपर उसका इतलाक़ होता था, चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनर जज और उनसे जो नीचे जज हैं वो सीनियरिटी के अंदर। तो ये हमने देखा कि पिछले 6 माह में अदालत जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से एक स्टे के ऊपर चलती रही है। तो क्योंकि बहुत सारे अहम मुकदमात जो हैं वो 184(3) के हवाले से सामने आएंगे, तो उससे पहले 184(3) की और इस कानून की पोजीशन का वाज़ेह होना ज़रूरी है, क्योंकि जो बेंचेस की तश्कील है वो बहुत बड़ा कानूनी सवाल हो जाएगा, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो भी फैसला आता है उसका जो माजी के अंदर 20 अप्रैल के बाद से बनने वाले जो बेंचेस हैं उनकी तश्कील कानूनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैसे जैसे मुल्क में इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, सियासी जोड़ तोड़, सियासी जमातों के दरमियान लफ्जी जंग और मौसमी परिंदों के एक जमात से दूसरे जमात कूच करने का सिलसिला भी तेज हो गया है। और ऐसे में सबसे दिलचस्प मामला ये सामने आया है कि माजी में नवाज शरीफ पर हर किस्म का इल्जाम लगाने वाले, नवाज शरीफ को करप्शन का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, सबसे बड़ा चोर कहने वाले शरीफ बरादरान को पंजाब के अवाम का कातिल और सड़कों पर घसीटने का दावा करने वाले राजा रियाज भी नून लीग में शामिल हो गए हैं। पीडीएम की हुकूमत में बराए नाम अपोजिशन लीडर रहने वाले राजा रियाज ने कल लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अपनी नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया और नवाज शरीफ की क़यादत में भरपूर एतमाद का इजहार किया। मैं मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी, मजबूती और मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतरक है, मैं भी अपना इसमें आज के बाद मैं इसका हिस्सा हूँ और अपना भरपूर रोल अदा करूँ। वैसे तो ये बात सबको उस वक्त से पता थी कि राजा रियाज नून लीग में शामिल होंगे जब से उन्होंने पीटीआई से मुनहरफ होकर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पीडीएम का साथ दिया था, और फिर पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद वो तकरीबन 1.5 साल कौमी असम्बली के बराए नाम के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे, जबकि इस पूरे अरसे में ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें राजा रियाज ने शहबाज शरीफ हुकूमत के किसी फैसले या पॉलिसी पर तनकीद की हो या अपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया हो। और इसकी वाज़ेह वजह यही थी कि नून लीग हुकूमत कायम होने के बाद ही उन्हें अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट देने की यकीन दहानी करवाई जा चुकी थी, और वो खुद भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे कि वो अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। ये टेन्योर ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मैं टिकट की दरखास्त दूंगा। अगर आपने टिकट लेना है मुस्लिम लीग नून से अगले इलेक्शन में, तो मुस्लिम लीग नून का जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब,
आप उनकी ऑपोजिशन कैसे करेंगे? अभी तो मैं तरीके इंसाफ में हूं, अभी तो मैं ये कौन मानेगा कि आप तरीके इंसाफ और राजा साहब आप तरीके इंसाफ में नहीं है? मैं तरीके इंसाफ में हूं। राजा साहब इसीलिए बड़ी तनकीद भी होती रही ना, क्योंकि पहले ही आपने कह दिया था नून लीग के टिकट पर लड़ूंगा, फिर आप एक ऑपोजिशन की पोजीशन पे चले गए, तो लोग कहते रहे ये डमी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, क्योंकि आखिर में लड़ना तो इलेक्शन आपने शेयर की टिकट पर है। आपके पास खबर होगी, मेरे पास ये खबर। यानी ये बात तो पहले से ही तय थी कि राजा रियाज नून लीग में शामिल होंगे और नून लीग उन्हें इलेक्शन का टिकट देगी। इसलिए अब देखना होगा कि नून लीग अगले इलेक्शन में अपने किस पुराने और वफादार साथी को हटाकर ऐसे शख्स को टिकट देती है जिनका माजी एक जमात से दूसरी जमात और दूसरी जमात से तीसरी जमात में जाने के हवाले से मशहूर है। क्योंकि राजा रियाज ने अपने करियर का आगाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया था, जिसके बाद हवाओं का रुख बदलते ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, और अब जब हवाओं का रुख दोबारा बदला है तो वो नून लीग में शामिल हो गए हैं। और पाकिस्तानी सियासत का शायद यही अलमिया है जो सियासतदानों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाता है। सियासी जमातें जब मुश्किल में होती हैं तो बड़े बड़े दावे करती हैं, सियासत को लोटों से आज़ाद करने के दावे किए जाते हैं, मगर हालात बदलते ही सियासी वफादारियां बदलने वालों यानी सियासी लोटों के हवाले से जमातें अपनी राय भी बदल लेती हैं। और सियासी जमातें शायद ये समझती हैं कि अवाम अकल से आ रही हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा, और अब नून लीग भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही है। वही नून लीग जिसने 2018 के तजुर्बे के बाद ये दावा किया था कि आइंदा किसी लोटे को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि लोटों की असल जगह सिर्फ बाथरूम में होती है। नून लीग ने तो एक दफा फिर लोटों को अपनी पार्टी में शामिल ना करने के दावों पर यूटर्न ले लिया है, मगर राजा रियाज साहब भी पीछे नहीं है। राजा रियाज अब नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं, मगर माजी में राजा रियाज नवाज शरीफ और शरीफ बरादरान के बारे में क्या कहते थे, खुद ही सुन लीजिए। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट सियासतदान हैं। ये अरबों के असासे जो मियां नवाज शरीफ के आज हैं, मियां बरादरान करप्शन के मास्टरमाइंड है। छोटे मोटे चोर नहीं, बहुत बड़े चोर हैं। ये हर काम में डाका डालते हैं, ये डाकू हैं। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के काले करतूत की वजह से आज कौम के सामने है, और ये कातिल हैं पंजाब के अवाम के। ये एक आमर की पैदावार है, इनका ज़हन भी आमराना है, और ये वन मैन शो के आदी हैं। मेरा नाम भी राजा रियाज नहीं, अगर लाहौर की सड़कों पर मैं आपको घसीटूं ना, मैं तुम्हें घसीट के और असेंबली के सामने संसार ना करूं। वो मुफाद परस्त लोग हैं और अपने मुफाद के लिए वो गए थे नून लीग में। सियासी लोटे हैं, जिस तरफ उन्हें अट्रैक्शन नजर आएगी, जिस तरफ उन्हें फंड्स, अपने जाती मफाद या अगली सीट नजर आएगी, वो उस तरफ जाएंगे। पिछले 10 सालों में क्या कुछ नहीं कहा राजा रियाज ने नवाज शरीफ के हवाले से कि सबसे बड़े चोर हैं, मास्टरमाइंड है करप्शन के, डील करके मुल्क से भागे हैं, घसीट के लाऊंगा, असेंबली के सामने संसार करूंगा। लेकिन फिर भी आज वो नून लीग में शामिल हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने उनको वेलकम किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि राजा रियाज साहब की तो मजबूरी है, उनको कोई बड़ा सियासी प्लेटफॉर्म चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन नून लीग जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है और बिलखुसूस पंजाब की एक बड़ी सियासी जमात है, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार वो ये दावे करते हैं कि अब लोटों की पार्टी में जगह नहीं है, लेकिन फिर लोटों को पार्टी में शामिल भी कर देते हैं। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है तलाल चौधरी साहब ने। तलाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तलाल साहब, लंदन में मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब से पार्टी में शामिल भी हो गए। अब जैसे मैंने कहा कि उनकी तो मजबूरी है, उनको टिकट चाहिए, चाहे पीटीआई का हो चाहे पीएमएलएन का इलेक्शन लड़ने के लिए। आपकी इतनी बड़ी जमात है, आप कहते हैं कि एक एक सीट पे 3-3 कैंडिडेट हैं, आपको क्या जरूरत है एक ऐसे रहनुमा की पार्टी में जो आपके कायद को करप्ट कहता हो, करप्शन का मास्टरमाइंड कहता हो, ये कहता हो कि मैं संसार करूंगा इसका नेशनल असेंबली के सामने, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उन्होंने अपने बयानात की खुद नफी करके और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप को कबूल किया है, और वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के लिए बेहतरीन लीडर है और मुस्लिम लीग बेहतरीन पार्टी है। तो उन्होंने अपनी नफी की है, हमारे कायद की तो यकीनन मौक़िफ़ मजबूत हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई टिकट देने का फैसला फ़ौरन नहीं हो जाता। टिकट देने का फैसला जो है वो पार्लिमानी बोर्ड करेगा, और पार्लिमानी बोर्ड जो है वो सारे पहलू देख कर करता है। बाकी यही, हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टियों में लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं, और ये ना समझें कि अगर वो आए हैं तो किसी वफादार की जगह लेंगे। यहाँ पर जो वफादार हैं, जो पार्टी के साथ हैं, उनको पार्टी अकोमोडेट करती है, पार्टी सबसे पहले उनका ख्याल करती है। बाकी जो लोग आते हैं, बड़ी पार्टियों में बहुत सारी जगह होती है, पार्लिमानी ये तो खैर तलाल साहब वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब ये बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में तो आपने तमाम जो पीटीआई के टर्न कोड से जिन्होंने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया था, आपने अपने लोगों को छोड़ के उनको टिकट दिया,
और फिर आपने उसका नतीजा भी देखा, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि किसको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन ये कहाँ पे किए राजा रियाज साहब ने नफी अपने पुराने मौकिफ की, जो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उन्होंने बात की थी? उन्होंने, मैंने तो नहीं सुना कहीं से माफी मांगी हो या कोई मौकिफ बदला हो। देखिए, जब कोई चल के घर चला जाए और खुद जाके ये तस्लीम कर ले लीडरशिप को कि ये फलां लीडर, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का नाम लेके उन्होंने कल बात की है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी और क्या नफी हो सकती है कि उनका पुराना मौक़िफ़ को अपना सही नहीं समझते। बाकी उनके ज़ाती जो आपको उनको खुद लेना चाहिए ताकि वो एक्सप्लेन कर सके इन सारी चीज़ों को। जी, हमने उनको बिल्कुल प्रोग्राम में आने की दावत दी। उन्होंने ये कहा भी कि वो प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, लेकिन अब दोबारा उनसे रब्ता नहीं हो रहा है हमारा। लेकिन आप कह रहे हैं इतना सिंपल है, पहले बुरा भला कहा, ये भी कहा, मतलब करप्शन के इल्ज़ाम तो लगते हैं। किसी को ये कहना कि घसीट के कौमी असम्बली के सामने संसार करेंगे, ऐसे बयानात की क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना जी कि इसके लिए राजा साहब बेहतरीन आदमी है, और अगर अभी राब्ता नहीं हो रहा तो कुछ देर बाद हो जाएगा। या लेकिन मैं सुनना चाह रहा हूँ तलाल साहब, आप जैसे लोग भी हैं पार्टी में, लॉयल है, दिफा करते हैं, मतलब आपको एतराज़ नहीं होता? आप अपनी लीडरशिप को नहीं कहते कि ऐसे लोगों को हमारी सफ़ों में ना बिठाएं जो आपको बुरा भला कहते हैं, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं? मतलब कोई पार्टी में नहीं आवाज़ उठाने वाला? देखिए, पार्टी में खुलकर बात होती है, लेकिन पार्टी में जो मेरा या किसी और का मौक़िफ़ होता है वो पार्टी के अंदर तक रहता है, और उसके बाद एक कलेक्टिव डिसीजन या जो फैसला होता है वो सबका फैसला होता है, वो मेरा फैसला भी होता है। तो ये बात ये है कि इसमें मुख्तलिफ आ रहा है, और उसके बाद अगर चंद लोगों को लिया जा रहा है तो ये ना समझें कि कोई ब्लैंक टिकट उन्हें दे दिया गया है या ब्लैंक चेक दे दिया गया है, या मेरा मतलब है अब उन्हें पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा, और बाकी रहे जो वफादार हैं, जो सीनियर्स हैं, वो यकीनन वो आगे मुझे ये बताइए ना, मैं तो समझा जो मरियम नवाज साहब का बयान अभी हमने चलाया और आपने सुना भी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है, तो मैं तो समझा वो इसी किस्म के रहनुमाओं की बात कर रही थी। अगर इनकी नहीं बात कर रही थी तो फिर किसकी बात कर रही थी? और जब इनके लिए दरवाजे खुले हैं तो फिर ये बयान देने की जरूरत क्या है कि लोटों का घेराव करो, उनकी जगह बाथरूम में है? आपकी पार्टी तो किसी को भी वेलकम कर सकती है, अगर राजा रियाज साहब को वेलकम कर रही है तो। देखिए, गुजारिश ये है कि जो आप बार बार लोटे की टर्म यूज कर रहे हैं, बहुत सारे मैं नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता, ये जब आप सियासी रहनुमा, सियासी लीडरान ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें उसी तरह रिप्रोड्यूस करना पड़ता है उसको। जी 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 जी, गुजारिश ये है कि देखिए, कई लोग वो आप जब मुंतखब हो जाते हैं तो उसके बाद वो उस वक्त पार्टी को छोड़ जाते हैं। सो राजा रियाज साहब तो हमारे साथ मुंतखब नहीं हुए थे नून लीग के साथ, और ना ही क्या कहते हैं उन्होंने कोई अगर वो एक नए इलेक्शन के लिए इस पार्टी में जगह बनाकर टिकट लेना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये सबका हक है कि जब इलेक्शन आए तो उस वक्त वो अपना कोई पार्टी को चूज कर सके। सियासी लोटा ये टर्म उनके लिए इस्तेमाल की जाती है जो हवाओं का रुख देखते हैं और फिर पार्टी बदल लेते हैं। पीपल्स पार्टी में थे, पीटीआई में चले गए, दोबारा हवाओं का रुख बदल रहा है, वो आपकी पार्टी में आ गए। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, अगर इनको जो टर्मिनोलॉजी मरियम साहिबा ने इस्तेमाल की सियासी लोटा, इनको नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं? मुझे समझाइए ना फिर, ये नहीं तो और कौन? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि बहुत सारी जो राजा रियाज साहब की अपनी जाती स्टेटमेंट्स है उसके हवाले से तो आप उनको ले। मैं तो आपका पार्टी का मौक़िफ़ जान रहा हूँ। आपकी पार्टी ये कहती है कि जो इस तरह मुश्किल में पार्टी को छोड़ के गए उनको वापस नहीं लेंगे, जो ये टर्न कोट्स होते हैं उनको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मूव करते हैं। आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाए, इसलिए आपने कहा कि ये लोग पार्टी में नहीं आ सकते। अब मसला ये है कि लोटो के बयान पे यू टर्न, वोट के इज्जत दो के हवाले से आपके जो हलीफ हैं वो आपको ताना दे रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का ताना आपने नारा आपने दफन कर दिया है। देखिए, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ इंतखाबात की बुनियाद पर टेम्परेचर को बढ़ा रही है और वो नॉन इशू है। देखिए, उनको इश्यूज पे बात करनी चाहिए। इस वक्त इशू ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी, गरीब की रोटी है, वो कौन किस पार्टी के पास उसका प्लान है, कौन उसका हल निकाल सकता है। और दूसरा बहस ये होनी चाहिए, वो प्लान आप बेहतर तरतीब देंगे जब राजा रियाज साहब आपकी पार्टी में आ जाएंगे तो वो प्लान तरतीब देने में आपको मदद मिलेगी। रजाल साहब, मसला ये है कि देखिए, मुझे पता है ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट आपकी पार्टी ने जारी किया, वो उसके बरक्स आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब सियासतदान ये समझना शुरू हो जाते हैं कि अवाम अक्ल से आ रही है, उनको याद कुछ नहीं रहेगा, उनके ऊपर हम जो भी फैसला थोपेंगे बतौर पार्टी वो कबूल कर लेंगे, उन्होंने बेचारों ने कहा जाना है। और ये आपकी पार्टी की बात नहीं है, चाहे पीटीआई, पीपल्स पार्टी जो इस तरह के दावे करते हैं कि टर्न कोट नहीं आएंगे, लोटे नहीं आएंगे, शामिल कर लेते हैं, तो आप बेसिकली यही कह रहे होते हैं कि अकल नहीं है अवाम में, बेचारे हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनके ऊपर जो फैसला हम थोपेंगे उनको कबूल करना पड़ेगा।
देखिए ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और आपने एक मिसाल दी कि 20 हमने टिकट्स दिए थे, एक बाई इलेक्शन जो हुए थे पंजाब असेंबली के, उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं आए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसमें बहुत सारी जो जगह जहां हमारे अपने लोग थे वो खड़े हुए या हमारे अपने कारकुनों ने ही उन्हें कबूल नहीं किया। तो उसके बाद ये फैसला किया गया था कि लोगों को लिया जरूर जाएगा, मगर जो टिकटों के फैसले हैं वो इलाकाई सूरत हाल देखकर, उस आदमी की अपनी उस हल्के में पोजीशन देखकर और बाकी फैक्टर्स को देखकर किया जाएगा। सो किसी का शामिल होना टिकट वाले मामले पर आता हूं, लेकिन अभी नवाज शरीफ साहब ने भी 2018 में ये कहा कि लोटों को नहीं लेंगे, आप सबने बैठ के सामने तालियां बजाई। अब नवाज शरीफ साहब को कहेंगे कि राजा रियाज साहब को वेलकम करें, फिर आप तालियां बजाएंगे उस पर? देखिए, मैं आपको दोबारा कह दूं, पार्टी हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, वहां पर हर एक का अलहदा मौकफ हो सकता है। मेरा कोई हो सकता है, किसी और का कोई मौकफ। बार बार आप मरियम साहिबा की बात करते हैं, मरियम नवाज साहिबा की बहुत सारे इश्यूज पे पार्टी के फैसले के बरक्स उनका मौकफ रहा है, मगर पार्टी जब फैसला कर लेती है ओवरऑल तो फिर वो सबका फैसला होता है। सो ये फैसला अगर किया गया कि चंद लोगों को शामिल किया जाएगा, इसका मकसद ये नहीं है कि ये टिकट इनको दे दिया जाएगा या इनको टिकट का तो जैसे मैंने कहा बाद में फैसला होगा, लेकिन अगर कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही है इस फैसले की, तो फिर क्या ये कहा जाए कि कोई सियासी मजबूरी थी, कहीं से दबाव था इनको पार्टी में शामिल करने के हवाले से? जी नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के हवाले से हमें किसी की ज़रूरत हो या पंजाब के हवाले से हमें कोई दबाव में लाए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग, एक सीट पे 3-3 लोग हैं। मगर अगर कोई आना चाहता है, गैर मशरूत आना चाहता है, पार्टी में शामिल होना चाहता है, पिछली तो अब देखिए इस हल्के में जो NA 110 है फैसलाबाद का, वहां से ये जीते थे राजा रियाज साहब। सिर्फ 6000 वोट की बढ़तरी थी, PTI के टिकट से ये लड़े थे, राना अफजल साहब के साहबजादे इलेक्शन लड़े थे नून लीग के टिकट पे, वो 6000 वोट से आ रहे हैं। पता नहीं उनको टिकट मिलता है जो वफादार है पार्टी के, या फिर इनको मिलता है। इसी तरह नवाब शेर साहब आपके हल्के से इलेक्शन जीते, उन्होंने भी PTI को खैर खुदाफिज कह दिया था, वो भी आपकी पार्टी में आ गए। कल को पता नहीं उनको टिकट मिले, आपको टिकट मिले, ये तो फिर अजीब सी बात हो जाएगी ना, जो लोग वफादारी दिखाते हुए आए पार्टी की। देखिए, मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंतजार कर लें। आपको मियां नवाज शरीफ के जो फैसले हैं वो उनका माजी गवाह है। राना अफजल साहब ने इलेक्शन लड़ा था, साहबजादे ने नहीं। जी सॉरी। जी मियां नवाज शरीफ साहब का माजी गवाह है। वो हमेशा वफादारों को, अपने लोगों को साथ लेकर चलते हैं। और इंशाल्लाह ताला जो टिकटों के फैसले हैं वो बिल्कुल पार्लिमानी बोर्ड करेगा। और वो तमाम मेरिट्स जिनकी आप बात करें, एक एक चीज देखी जाएगी। जो लोग भी आए हैं वो गैर मशरूत आएंगे, उनसे कोई पहले से कोई उनको ब्लैंक चेक या ब्लैंक टिकट नहीं दिया गया। बाय द वे वो कह चुके थे कि नून लीग का टिकट मुझे मिलेगा, इसी एश्योरेंस पे मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, या फिर नून लीग PTI से मैं दूरियां अख्तियार कर रहा हूं। देखिए, ये तो यकीनन उनकी उम्मीद हो सकती है, लेकिन पार्टी का टिकट तो अभी किसी को भी नहीं मिला। अभी तो पार्लिमानी बोर्ड भी नहीं बना। पार्लिमानी बोर्ड बनेगा, हल्का बंदी होगी, फिर पार्लिमानी बोर्ड बनेगा, फिर हल्कों में बहुत सारा बाकी प्रोसीजर, फिर उसके बाद टिकट। चलें देखते हैं, अगर पार्लिमानी बोर्ड का भी ये फैसला हुआ, जो कि पार्टीज में नॉर्मली लीडर ही करते हैं किसको टिकट देना है, उस पर भी क्या हो सकेगा। अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि देना है राजा रियाज साहब को, तो देना है टिकट, फिर कुछ पार्टी तो नहीं कर सकती इस हवाले से। लेकिन एक ब्रेक लूंगा, मैं चाहता हूं जो पीपल्स पार्टी के हवाले से आप लोगों के इख्तलाफात चल रहे हैं, क्योंकि आप हलीफ थे, एक दूसरे की बड़ी तारीफ कर रहे थे जब तक हुकूमत में थे, अब ये क्या मामला है, इस पर भी एक बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारा चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उनको भागने दे। हमारा एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हैं वो तो पाँव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं वो गला पकड़ते हैं। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। उस पार्टी की कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अपनी वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी। वेलकम बैक नाज़रीन, कल के हलीफ एक मरतबा फिर आमने सामने हैं। इलेक्शंस आने वाले हैं, जब भी हों 3 महीने 4 महीने बाद। क्या इस वजह से ये सियासी बयानबाजी है या इसके पीछे वजह कोई और है, इस पर हम बात करेंगे। तलाल चौधरी साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं। अब पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तलाल साहब, ये इल्ज़ाम पहले बिलावल साहब कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अब कह रहे हैं कि आप इदारों के पीछे भी छुप रहे हैं। वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया था उससे भी आप भाग गए। देखिए शहजाद साहब, मैं दोबारा कह दूं, मैं इन बातों का कोई जवाब नहीं दूंगा। ये आने वाले इलेक्शंस की वजह से एक माहौल को, सियासी माहौल को गर्म किया जा रहा है और ये नॉन इशू है।
इशू इस वक्त ये है कि गरीब की रोटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, दो चीज़ों पे बहस होनी चाहिए अगले इलेक्शन में। एक होनी चाहिए कि इन मसाइल का हल किस पार्टी के पास है, किसके पास प्लान है, किसके पास अहलियत है, और दूसरा ये पाकिस्तान की सब बड़ी पार्टियां इक़्तिदार में रह चुकी हैं और वो अपना अपना बताएं कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। अब मुकाबला होना चाहिए कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा का कि किसने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, किस सूबे में किस जमात ने हुक्मरानी की और क्या दिया उस सूबे को, और वफाक में जब आए तो उन्होंने क्या दिया। तो परफॉर्मेंस का मुकाबला हो, कोई गाली गलोच, कोई इल्ज़ाम ना हो, और दूसरा जो पाकिस्तान का मसला है इकोनॉमी और गरीब की रोटी, उसका हल और प्लान बताएं। हमारे पास तो है और हम समझते हैं कि बेहतरीन टीम भी हमारे पास है और बेहतरीन लीडर नवाज शरीफ, जिसने पहले डिलीवर करके दिखाया है, एक दफा नहीं कई दफा, और अब भी वो इन मुश्किल हालात में अगर कोई डिलीवर कर सकता है तो वो नवाज शरीफ और उसकी टीम। तो तलाल साहब, इस टीम के हवाले से भी कोई खास राय नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुकाबला परफॉर्मेंस का होगा। पीपल्स पार्टी कहती है अगर हमारा वजीर आजम होता हम ज़्यादा बेटर डिलीवर करते, अपने ऊपर बोझ डाल के खुद बर्दाश्त करके अवाम को रिलीफ देते, तो वो तो ये समझते हैं कि आपकी टीम ने कोई खास कारकर्दगी दिखाई नहीं है। और क्योंकि माशी टीम आपकी थी, तो जो आप कह रहे हैं कि टीम आपके पास मौजूद है, ये वही टीम है जो 16 महीने थी या कोई और नई टीम है? अब देखिए, जो टीम आप बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी इस पाकिस्तान में कई दफ़ा रही है और हमारी भी रही है। आप नवाज शरीफ के 3 अदवार और शहबाज साहब का ये 1.5 साल भी हमारे खाते में डाल दें, चले इत्तेहादी अगर नहीं मानते तो ना माने, चले ये भी डाल दें। आप नवाज शरीफ जब भी आया है मसाइल हल हुए हैं। मैं सिर्फ 2013 से 18 की बात कर देता हूँ। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में सिर्फ एक हुकूमत ऐसी है जिसमें आटा, घी और चीनी, बिजली और गैस की कीमत नहीं बढ़ी, सबसे कम महंगाई सी 2 से 3%, इंटरेस्ट रेट कम थे, डॉलर कंट्रोल में था, बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज थी, इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही थी, और ये हमें मिला था उस वक्त जब 16 घंटे की लोड शेडिंग थी, उसका खात्मा हुआ। दहशतगर्दी, फाटा में पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया जाता था, कराची में कई 1 घंटे में पूरा कराची बंद हो जाता था। कराची के अमन से लेके फाटा, कोयटा, अमन भी दिया, लोड शेडिंग भी खत्म की, इकोनॉमी भी चलाई। एक दफा फिर मुश्किल हालात है, हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर यही आपका प्लान है कि अब जो आपका बयानिया होगा, नैरेटिव होगा, वो यही होगा? देखिए 2016-17 में हम क्या कर रहे थे, जो पिछले 16 माह है, क्या आवाम उस हवाले से नहीं पूछेगी? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। लोग देख चुके हैं कि आप महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आए, आपने बड़े बड़े दावे किए कि हम आते साथ बिजली की कीमत कम करेंगे, हम पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, हम जो है गैस की कीमत कम करेंगे। ये तमाम दावे आपने किए, आवाम को तो पता है दावे में एक दावा भी आपका पूरा नहीं हुआ। देखिए, हम बिल्कुल अपने अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि हमें किस तरह का पाकिस्तान मिला और कितने मुआशी हालात, IMF का मुआहदा और उसमें क्या बेहतरी कर सकते थे, वो बेहतरी की। सबसे पहला टारगेट तो था कि भी डिफॉल्ट से बचाया जाए, वो बचाया इस मुल्क को। हसन साहब से हमारा राब्ता हो गया है दोबारा कायम। हसन साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी मेरी। हसन मुर्तज़ा साहब, आप लोग ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो वोट के इज्जत दो के नारे से पीछे भाग गई है। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि वो इदारों के पीछे छुप रही है। तलाल साहब कह रहे हैं सिर्फ सियासी माहौल है, गर्मा गर्मी पैदा करने के लिए आप लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो जरूरत भी नहीं समझता इस बात का जवाब दिया जाए। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं जी। वो इसको जरूरी नहीं समझते कि अगर गरीब की बात की जाए, गरीब के इश्यूज की बात की जाए, इसको वो अगर ये समझते हैं कि इसका जवाब नहीं देना, तो वाकई वो सही कह रहे हैं। कोई पाबंद तो नहीं है कि वो जवाब दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलबत्ता ये समझती है कि वो आम आदमी को जवाब दे है। अगर आज आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो ये एक लम्हा फिक्री है हम सब के लिए और हमें इसमें सोचना चाहिए। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल साबका अदवार में ये सारी पार्टियां जो हैं हुकूमत में रह चुकी हैं और हमने डिलीवर किया है, और इस पे मैं तो समझता हूँ कि मुनाजरा होना चाहिए। हमें नहीं, हसन साहब वो तो कह रहे हैं कि अवामी इशू पे तो हम बात करें। मैंने जब सवाल पूछा कि आपकी पार्टी क्यों इल्जाम लगाती है, आप ही बता दें क्यों आप ये समझते हैं कि वो वोट को इज्जत दो के नारे से पीछे भाग गए हैं, या इदारों के पीछे छुप के सियासत कर रहे हैं, या लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हीं के लिए ये क्यों समझते हैं आप? देखिए, हमने उन पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। हमारा तो सिर्फ एक ही है कि हमने इलेक्शन मांगा है इलेक्शन कमीशन से कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए।
ये कोई गैर जमहूरी डिमांड नहीं है, कोई गैर आईनी डिमांड नहीं है। आइन के अंदर रहते हुए अगर हम कहते हैं कि टाइम पे इंतखाबात हो जाए और इलेक्शन कमीशन अगर समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है तो वो जवाब दे ना, उस पर किसी भी सियासी जमात को जवाब देने की तो जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आप हसन साहब अगर आप ये कहेंगे कि एक जमात जो है जब वो मुश्किल में होती है पैर पकड़ती है, वही जमात जब मुश्किल से दूर निकल आती है तो गला पकड़ती है, तो ये आप इलेक्शन कमीशन के बारे में तो नहीं कह रहे ना, ये तो आप पीएमएलएन को कहते हैं। आप कहते हैं कि एक जमात है जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। देखिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कहती है तो वो उनके बयान के जवाब में कहती है। हमने कभी भी नहीं, हम रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं, अगर कोई हमें गाली दे रहा हो तो हम उसको रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। ये कल हनीफ अब्बासी साहब ने जो कहा जी कि भुट्टो साहब के बारे में और जो ज़बान इस्तेमाल की, अगर उसका जवाब पीपल्स पार्टी दे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बिलावल साहब तो तवातर से पिछले चंद दिनों से ये बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक पार्टी को दी जा रही है, उनकी सहूलतकारी हो रही है, ये बात तो कर रहे हैं ना। ये मांगना क्या हमारा आईनी हक नहीं है? लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना क्या ये हमारा आईनी हक नहीं है? क्या ये हम सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं? हम तो सबके लिए मांग रहे हैं कि सबको ये होना चाहिए। सही। तो तलाल साहब इसका मतलब तमाम आपने कहा कि ठीक है पीटीआई को ना हो, हम तो कहते हैं सबको होना चाहिए। तलाल साहब मतलब अवाम में आप ये 16 महीने की परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, आप बताएंगे 2017 में क्या किया, फिर जो 2017-18 का नारा था वोट को इज्जत दो, वो आपका लेकर अब तब्दील हो गया है क्योंकि आपके अपने हलीफ मानने के लिए तैयार नहीं है तलाल साहब के। अब वही वाला मामला है, अब वो कह रहे हैं कि अब तो आपकी फैसिलिटेशन होती है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं माजी में बहुत दूर तक मैं भी बात कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त इससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे और पाकिस्तान का मसला हल होगा परफॉर्मेंस से, कारकर्दगी से, मेहनत से, और अगर किसी के पास एबिलिटी हो। हमने तो करके दिखाया ना जी। मुझे कोई 2013 से 18 जैसा दौर, 75 साल की, अभी आप गूगल करें आपके पास मोबाइल होगा, पाकिस्तान की वाहिद गवर्नमेंट थी जिसमें आटा, चीनी, घी की कीमत नहीं बढ़ी, जिसमें इन्फ्लेशन कम से कम थी, जिसमें लोड शेडिंग खत्म हुई, जिसमें दहशतगर्दी खत्म हुई। अब दहशतगर्दी फिर शुरू हुई है, फिर लोड शेडिंग है, फिर इकोनॉमी जो है वो बहुत ही खराब है। कम रह गया। बहुत साहब आपका भी, हसन मुतवल्लिल साहब आपका भी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।